कॉलेज फ्रेंड्स का एक अल्टीमेट गोल होता है दोस्तों के साथ गोवा जाना, लेकिन वो प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गोवा ट्रिप से भी बेटर प्लानिंग करना सीखेंगे, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। भरोसा रखिए ये बोरिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसे मैं बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल रखूंगा, जिससे अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तब भी आप इस वीडियो में बताए गए सारे स्ट्रैटेजीज समझ सकेंगे और अपना खुद का प्लान बना पाएंगे। आज मैं आपके साथ डिटेल समरी शेयर करने जा रहा हूँ, द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान, अ सिंपल वे टू बी स्मार्ट अबाउट मनी, जिसके ऑथर है कार्ल रिचर्ड्स। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डिस्कवरी, नंबर 2 स्पेंडिंग एंड सेविंग, नंबर 3 इन्वेस्टिंग। इस समरी को पूरा देखने के बाद आप अपने लिए कुछ इस तरीके का 1 पेज एक्सेल शीट प्लान बना पाएंगे, और मुझे ये बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि आपकी आज की इनकम एंड एक्सपेंसेस के आधार पर आपका फ्यूचर को बेहतर करना, जिससे कि आपको पैसों की दिक्कत कभी ना आए और आपके जीवन में सारे इंपॉर्टेंट काम के लिए आपके पास पैसे हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। ऑथर अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, तभी ऑथर ने अपने दोस्त को कहा कि मैं अभी इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक ऐसी किताब लिखूं जिससे हर एक व्यक्ति, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो भी अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। ऑथर के दोस्त ने कहा कि ऐसी बुक तो मैं सबसे पहले खरीदूंगा। उनका नाम था डैन हीथ, जो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर थे। वो भी कंफ्यूज थे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। अक्सर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और काफी बोरिंग भी है। जैसे ऑथर ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर कुछ ऐसे फाइनेंशियल गोल्स पहले बनाए। नंबर 1 रिटायरमेंट अकाउंट में हर साल पैसे दोनों मिलकर डालेंगे। नंबर 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए हर साल पैसे इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 3 खुद के घर के लिए पैसे सेव करेंगे। जी हाँ, इसी तरीके के सिंपल गोल्स के लिए भी आप सिंपल फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। हमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करना है। और क्योंकि आज के जमाने में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इससे हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चूज करें, और जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार ऑथर के डॉग जीक वेकेशन पर निकलने से पहले ही बीमार हो गया। ऑथर ऑलरेडी उस दिन काफी बिजी थे, उनका बहुत सारा काम पेंडिंग था, बच्चों को शॉपिंग करवानी थी, वेकेशन के लिए पैकिंग करना था एंड डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करना था। ऊपर से अपने डॉग को वेट के पास लेके जाना था। तो ऑथर ने सोचा कि मैं सबसे पहले जीक को वेट के पास छोड़ आता हूँ, जिससे वो सारे टेस्ट कर सके और उतनी देर में मैं अपने सारे काम निपटा सकूं। तो 3-4 घंटे बाद जब ऑथर अपने डॉग को लेने आए, तो डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। ऑथर क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारा काम था, तो उन्होंने कहा कि आपको जो ठीक लगे आप कर दीजिए मैडम। आप ये समझिए कि अगर आपका ये खुद का डॉग होता तो आप कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करते। पर फिर भी डॉक्टर एक एक करके ऑप्शंस बताने लगे। ऑथर ने कहा कि मैडम प्लीज आप देख लीजिए, मुझे इन ट्रीटमेंट्स का कोई नॉलेज नहीं है। तब भी डॉक्टर ऑप्शंस शेयर करने लगे। तब ऑथर ने चिल्लाकर कहा कि आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं। प्लीज आपको जो ठीक लगे वो आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी डॉक्टर की तरह होती है। डिफरेंट बुक्स, वेबसाइट्स, इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग ऑप्शन शेयर करते हैं, जिससे कि हमें और कंफ्यूजन होता है। तो ब्रीफ में इस बुक में यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को जितना हो सके उतना सिंपल करना है और इजी बनाना है और पर्सनलाइज बनाना है, यानी आपके गोल्स एंड आपकी लाइफस्टाइल और आपकी इनकम के ऊपर वो होना चाहिए। पार्ट 1 ऑफ द बुक डिस्कवरी। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अभी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपको फ्यूचर में कैसा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है। ऐसा करने से हमें ये पता लग जाएगा कि क्या अभी हमारी जो एक्शंस हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट टू यू, यानी पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ज्यादातर क्लाइंट्स का आंसर यही होता है जब भी ऑथर कार्ल रिचर्ड्स उनसे ये सवाल पूछते हैं। नंबर 1 मुझे फ्रीडम चाहिए, जिससे कि मैं वो सारी चीजें खरीद सकूं जिसकी मुझे जरूरत है और शौक भी है। नंबर 2 मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिससे कि मैं अपने काम से ब्रेक ले सकूं या कहीं भी जा सकूं। नंबर 3 मुझे कंट्रोल चाहिए टाइम का। लोगों का ये सपना होता है कि इतना अमीर बन सके जिससे मैं अपनी टाइम को खुद कंट्रोल कर सकूं। और हो सकता है कि आपका आंसर भी इन 3 में से होगा या ये तीनों ही होगा। पर ऑथर का गोल होता है इस क्वेश्चन से कि आपकी डीप रूटेड वैल्यूज क्या है उसे बाहर निकालना। जैसे अगर एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार को स्ट्रगल करते हुए देखा है, एक एक पैसे जोड़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है और उन पैसों से कैसे उन्होंने उस व्यक्ति को पढ़ाया है, तो उस व्यक्ति के लिए पैसे क्यों इंपॉर्टेंट होगा। अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देनी है जिससे उनको कोई भी टेंशन ना हो और अपने बच्चों को कभी भी वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जो उसने खुद किया है। वैसे ही अगर एक व्यक्ति जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो फॉरेन में पढ़ा है, उनके माता पिता के मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, तो उसके लिए पैसों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग होगी और वो शायद ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने माता पिता को
आराम की जिंदगी देनी है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में। उसका गोल हो सकता है कि अपने इंडियन बिजनेसेस को अब्रॉड में ग्रो करना है। तो ऑथर अपने सबसे बड़े क्लाइंट सारा एंड मार्क को कंसल्टिंग दे रहे थे। तो सारा जो एक हाई अचीवर है और एक कंपनी की टॉप में है, तो उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए पैसे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सारा ने भी कॉमन आंसर्स दिए, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल का। पर डीप जाने पर जैसे तुम्हारे लिए फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों तुम्हें फ्लेक्सिबल होना है और भला क्यों अपने टाइम पे तुमको कंट्रोल पाना है। तो सारा का आंसर ये था कि मुझे जल्द ही इस परिवार को आगे बढ़ाना है, यानी उनको माँ बनना था, जिससे वो अपने काम से ब्रेक ले सके और इतना पैसे जोड़ सके जिससे उसके हस्बैंड मार्क पे कोई प्रेशर ना रहे फाइनेंशियली और वो अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की डेवलपमेंट में दे सके। और सरप्राइजिंगली ये बात सारा को भी पता नहीं थी। व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट के क्वेश्चनिंग से ये पता लगा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है। कमेंट में जरूर शेयर करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। एक और इम्पोर्टेंट टास्क है जो हमें करना है, वो है कैलकुलेटिंग योर पर्सनल बैलेंस शीट। पर्सनल बैलेंस शीट के लिए आपको बस एक पेपर लेना है और बीच से एक लाइन खींचनी है। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है एसेट्स, राइट साइड में आपको लिखना है लाइबिलिटीज। सिंपल करने के लिए एसेट में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जिससे आपके पॉकेट में पैसे आते हैं। लाइबिलिटीज में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जिससे आपके पैसे पॉकेट से निकल जाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एसेट्स में आपका बैंक बैलेंस आता है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। आपका घर की वैल्यू आती है, अगर लोन क्लियर है तो यहाँ मान लेते हैं 20 लाख रुपए। और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 2 लाख रुपए ले लेते हैं। लाइबिलिटीज में आपके ऊपर जितने भी लोन्स है वो आपको मेंशन करना है। इस एग्जाम्पल में आपके ऊपर सिर्फ एक बाइक लोन है जो है 1.5 लाख रुपीज का। तो टोटल एसेट हुआ 2 लाख प्लस 20 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 24 लाख। टोटल लाइबिलिटीज हुआ 1.5 लाख। तो आपका नेटवर्थ है 24 लाख माइनस 1.5 लाख इक्वल्स 22 लाख 50,000 रुपीज। अपना पर्सनल बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको फाइनेंशियल गेसेस करना है नेक्स्ट 1 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स के लिए। इसे आप फाइनेंशियल गोल्स भी कह सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए आपका 1 साल का गोल हो सकता है कि आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं अपनी साइड इनकम से। आपका 5 साल का गोल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो 5 लाख तक ग्रो करना है। म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो भी आपको 10 लाख का करना है। इमरजेंसी फंड आपको 2 लाख रुपए का करना है। अपना खुद का अपार्टमेंट लेना है जिसके लिए डाउन पेमेंट आपको 30 लाख रुपए तक देना है। उसी तरह आपका 10 साल का गोल कुछ इस तरीके का हो सकता है। स्टॉक पोर्टफोलियो 15 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड्स 30 लाख रुपए, इमरजेंसी फंड 6 लाख रुपए, शादी के लिए 10 लाख रुपए और खुद का कार लेना है 12 लाख रुपए का। तो स्टेप 1 में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पैसे क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमने ये भी सीखा कि खुद का बैलेंस शीट कैसे बनाना है जिससे हमें ये पता लगे कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और फाइनली अपना 1 साल, 5 साल एंड 10 साल का आपको फाइनेंशियल गेसेस करना है जो आपको अचीव करना है लाइफ में। अगर आपको पर्सनल बैलेंस शीट बनाने को डिटेल में समझना है तो कुकू एफएम पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो बुक है। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपकी सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी फाइनेंस के बारे में और इन जनरल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस बुक में 2 पिता की लाइफ स्टोरी शेयर की गई है, जहां एक पीएचडी होल्डर होके भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और एक 8वीं पास होने के बावजूद भी हवाई का सबसे रिचेस्ट लोगों में आते हैं। इतना ही नहीं, कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 से ज्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है। आपको कई प्रकार की ऑडियो कंटेंट जो डिफरेंट कैटेगरीज में है, जैसे सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, रिलीजन एंड इवन पर्सनल फाइनेंस की कई सारी बुक्स की समरी एंड ऑडियो शोज अवेलेबल है। कुकू एफएम ऐप को 23 लाख लोग यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको कुकू एफएम के साथ जुड़ना है तो ये बेस्ट टाइम है। आपको रिपब्लिक डे की सेल पर पहले मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ मिलेगा, जो वैसे 99 रुपीज है और वो आपको सिर्फ 39 रुपीज में मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है freedom60। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिए कुकू एफएम ऐप को। दूसरा सेक्शन है इस बुक का स्पेंडिंग एंड सेविंग। अब टाइम है एक्शन का। लोग अक्सर जब भी कोई फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो उनका पहला फोकस इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन ऑथर का ये मानना है कि हमें सबसे पहले जो हमारे हाथ में है, यानी जो हमारे कंट्रोल में है, उसे ठीक करना है। स्पेंडिंग एंड सेविंग सेक्शन से मैंने 4 मॉडल को फिल्टर आउट किया है जिससे हम अपने खर्चों को कम कर सके बिना ज्यादा मेहनत किए। मॉडल नंबर 1 है वी ऑल लाइक अ गुड स्टोरी। ऑथर कहते हैं कि हम सभी को एक अच्छी कहानी पसंद आती है, यानी अगर आपने
लेटेस्ट आईपैड खरीदा है तो आप इसमें एक कहानी बनाते हैं। जैसे आईपैड में मैंने खर्च नहीं किए हैं बल्कि इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसे मैं नोट टेकिंग के लिए यूज करूंगा और पढ़ने के लिए यूज करूंगा। पर आपको भी ये चीज पता है कि आप आईपैड में मोस्टली गेम एंड मूवीज ही देखेंगे और बहुत ही रेयर उसे नोट टेकिंग के लिए यूज करेंगे या पढ़ाई करने के लिए यूज करेंगे। कुछ लोग अपने बजट को बहुत बढ़ा देते हैं जब भी वो कोई कार लेने जाते हैं, क्योंकि वो कार भी एक स्टोरी ही है जहां पर जो बायर्स हैं उन्हें ये लगता है कि लोग मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अगर मैंने इस कार को ले लिया तो। पर आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके इस स्टोरी से। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम 10,000 से ज्यादा की कोई चीज खरीदते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को क्या स्टोरी बता रहे हैं और क्या वो स्टोरी सच में प्रैक्टिकल है या बस एक बहाना है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। दूसरा मॉडल है ट्रैकिंग फॉर अवेयरनेस। ऑथर कहते हैं कि आपको हर एक एक्सपेंस एंड इनकम को ट्रैक करना चाहिए जिससे कि आप अवेयर रहें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अक्सर सैलरी क्रेडिट होते ही 4-5 दिनों में सारे पैसे गायब हो जाते हैं और हम पूछते हैं अपने आप से कि ये पैसे कहाँ गए। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस को एक्सेल शीट पर लिखिए, जैसे रेंट, फोन एंड वाईफाई बिल, इन्वेस्टमेंट्स जो कि SIP हो सकता है, फूड, इंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखिए, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने अलग अलग होता है, जैसे ईटिंग आउट, ट्रैवलिंग पे, किसी को गिफ्ट देना हो या आप खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हो। मिसलेनियस को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि कई बार कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रिशियन का भी खर्च हो जाता है, तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि हर महीने आपको इसमें अपने एक्सपेंसेस ऐड करना है। इनकम का भी आपको एक लिस्ट बनाना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सैलरी है जो आपको फुल टाइम जॉब से मिल रही है और एक साइड हसल भी इंक्लूड कर देते हैं। तो एक्सेल शीट को आपको मेंटेन करना है। दिन में अपना 2-3 मिनट दीजिए इसको और इसे रेगुलर ट्रैक करिए। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कोई भी मनी ट्रैकिंग ऐप को यूज कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि आपको ट्रैकिंग इसीलिए करनी है कि आपको एक एक रुपए का पता हो कि वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं और उसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। और 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आप बजटिंग एंड ट्रैकिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से भी बेहतर हो जाते हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में। तीसरा मॉडल जो है वो एक तरीके का चैलेंज है जो हमें अपने आप से करना है, वो है स्पेंडिंग क्लेंस। ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल है। आपको हफ्ते में एक दिन कोई भी खर्च नहीं करना है एक्सेप्ट ट्रैवलिंग। जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं उसके किराए के अलावा आपको कोई भी खर्च नहीं करना है। ये मैंने कुछ ही दिन पहले ट्राई किया था और मुझे रियलाइज हुआ कि कई बार सिर्फ कुछ करने को नहीं है इसीलिए हम पैसे खर्च कर देते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था एक शॉपिंग मॉल में और वो 30 मिनट लेट था। तो नॉर्मली मैं इन 30 मिनट में कॉफी पीता हूँ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन उल्टा अपने आप को रोका कॉफी पीने से और अपने सारे नोट्स चेक कर रहा था जो मैं इस वीडियो के लिए अपने फोन में नोट करके रखा था। मॉडल नंबर 4 है सेव एज मच एज यू कैन एंड यूज 72 आवर टेस्ट। आपको जितना हो सके उतना अपने पैसों को सेव करना है बिना अपनी लाइफ को डिफिकल्ट किए और कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले 74 आवर्स के लिए आपको वेट करना है। और अगर 3 दिन के बाद भी वो चीज आपको उतनी एक्साइट कर रही है तो उसे आप खरीद सकते हैं। ये सेम रूल है टैटू में भी। अगर आपको कोई टैटू करवाना है और आपको बहुत मन है करवाने का तो आप बस 6 महीने रुक जाइए। 99% लोग 6 महीने बाद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उस स्पेसिफिक टैटू में। तो इस सेक्शन में हमने ये सीखा, हम सभी को अपनी एक्सपेंसिव खर्चों से एक स्टोरी बनाने में मजा आता है क्योंकि इससे आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये खर्चे क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हमें बजटिंग करना है और साथ ही साथ हमें सारे खर्चों को भी ट्रैक करना है जिससे कि हमें पता हो कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। इससे आप अपने खर्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, एक बहुत ही अमेजिंग टास्क है स्पेंडिंग क्लेंस, जिसमें आप हफ्ते में एक दिन या महीने में 2-3 बार कोई भी खर्च नहीं करते हो। नंबर 4 है आपको जितना हो सके उतना सेव करना है बिना अपनी लाइफ को डिफिकल्ट किए और कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले 74 आवर टेस्ट को भी फॉलो करिए, यानी 72 आवर्स के लिए या फिर 3 दिन के लिए आपको उसे नहीं खरीदना है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन ऑफ द बुक, इन्वेस्टमेंट पे। ये सेक्शन इस बुक का बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट है और इसमें मैंने टोटल 3 स्ट्रैटेजी सीखी है जिससे कि आप खुद का इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल रख सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है बाय जस्ट इनफ इंश्योरेंस टुडे। ऑथर कहते हैं कि नो मैटर आपकी एज, इनकम, जेंडर कुछ भी हो, सबसे पहले अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस खरीदिए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है जब अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को पैसे मिलते हैं। देखिए, आपके खोने का लॉस कभी भी फैमिली रिकवर नहीं कर पाएगी, लेकिन जो फैमिली को इकोनॉमिक लॉस होगा उससे आप फैमिली को बचा सकते हो टर्म इंश्योरेंस लेकर। टर्म इंश्योरेंस को एक नेसेसिटी की तरह देखिए। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर आप टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करके खरीद सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है सभी को आज ही टर्म इंश्योरेंस खरीदना है।
अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे, जो है इन्वेस्ट लाइक अ साइंटिस्ट। अगर आप एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं कोई प्रॉब्लम लेकर, तो वो साइंटिस्ट आपको तुरंत ही आंसर नहीं देता है। वो अपना टाइम लेता है, रिसर्च करता है, टेस्ट करता है, फिर उसकी एनालिसिस करता है, फिर अपनी एनालिसिस को वो किसी एक एक्सपर्ट से अप्रूव करवाता है, तब जाकर वो एक सोल्यूशन देता है हमें। उसी तरह ऑथर कहते हैं कि हमें भी साइंटिस्ट की तरह ही इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कंपनीज के बारे में रिसर्च करिए, उनका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डीप कंपैरिजन करिए उनके कंपटीशन से, और उस सेक्टर पे अपना पूरा फोकस करिए जो आने वाले समय में ग्रो करने वाला है। ऑथर बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी। हर एक व्यक्ति को मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिंगल एसेट में, जैसे कि सिर्फ स्टॉक या सिर्फ एफडी। वो एग्जांपल शेयर करते हैं 4 पोर्टफोलियो का और उनका अप्रोक्सीमेटली क्या रिटर्न्स हो सकता है और क्या रिस्क हो सकता है। पोर्टफोलियो नंबर 1 है इन्वेस्टिंग ओनली इन इंडेक्स फंड। ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंडिया में सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है। तो जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स आपको 12% मिल सकता है, और इसके लिए रिस्क जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से किया जाता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। इन जनरल रिस्क रहता है 16% का। पोर्टफोलियो नंबर 2 है इन्वेस्टिंग ओनली इन इंटरनेशनल फंड्स। यहाँ पे आप सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है 9% का और रिस्क है 20% का। पोर्टफोलियो नंबर 3 है 60% आप इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में और 40% आप इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल फंड्स में। इसमें आपको रिटर्न्स रहता है 12% का और रिस्क रहता है 16% का। पर पोर्टफोलियो 4 में आप एक और एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो है बॉन्ड्स। तो इस पोर्टफोलियो में 60% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों इंडेक्स फंड एंड इंटरनेशनल फंड्स में, और बाकी 40% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स में। रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है अराउंड 10% का, लेकिन इसका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, वो है 11% का। तो रिस्क 30% कम हो जाता है जब आप डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली अगर वो सेफ एसेट क्लास है। तो दूसरे स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि हमें साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, और हर एक इन्वेस्टमेंट का कितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रिस्क भी कितना इन्वॉल्व होता है वो भी आपको रिसर्च करना है। और हमने 4 सैंपल पोर्टफोलियो से सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है अपने रिटर्न्स को स्टेबल रखने का और रिस्क को कम करने का। तीसरा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है एडवांस स्ट्रैटेजीज। ये बुक से भी लिया हुआ है और थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च किया है। नंबर 1 है चूज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। आप में से बहुत लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट होगा, तो आपको बस उसमें ऑटो स्वीप ऑप्शन को एनेबल करना है, जिससे आपको अपने सेविंग्स अकाउंट पर एफडी के रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसा करने से आपको साल का 2-3% एक्स्ट्रा मिलेगा। चूज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ रियल गोल्ड। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। इससे आपको एडिशनल मेकिंग चार्जेस या घर पे रखने की स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है और लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी है, और ये सब कुछ डिजिटल है, तो ये आपके लिए और इजी हो जाता है। तीसरा है इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली कीजिए, किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू मत करिए। इससे आप 1 से 2% एक्स्ट्रा पे करते हैं और लॉन्ग रन में ये कंपाउंड होकर आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा पैसे सिर्फ ब्रोकर को दे दिए हैं, जो आप थोड़ा सा टाइम देके बचा सकते थे। किस म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज करना है वो आप रिसर्च करके ढूंढ लीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट उनके वेबसाइट्स पर जाकर SIP या लमसम मोड से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा है इन्वेस्ट इन नेशनल पेंशन स्कीम। हमें NPS में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जब हम रिटायरमेंट ले तो आपका रेगुलर इनकम आते रहे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। इसमें भी आपको हायर देन FD रिटर्न्स मिलते हैं और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो पार्ट 3 ऑफ दिस बुक था इन्वेस्टमेंट। हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमें इंश्योरेंस खरीदना है, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली और हमारे परिवार को भी ना हो। नंबर 2, आपको एक साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्ट करना है। सब कुछ जानने और समझने के बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करिए और डाइवर्सिफाई करिए अपने इन्वेस्टमेंट को। नंबर 3, हमने कुछ एडिशनल स्ट्रैटेजी सीखी जिससे आपको लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा, जैसे ऑटो स्वीप मेथड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट करना। तो 1 पेज फाइनेंशियल प्लान कुछ इस तरीके का दिखेगा एक्सेल शीट में। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप खुद भी अपना कस्टमाइज 1 पेज फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। इस बुक एंड इस वीडियो का गोल ये था कि फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ईजी करना है। ऐसे ही डिटेल समरीज के लिए आप बुक पिलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुकू एफएम ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।